नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आज अपने खेतों में हूँ और जैसा कि आप सबको पता होगा, कल किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए और जो सबसे दुख भरी बात यह है कि 100 दिन पूरे होने के बाद भी आज तक इसका कुछ समाधान नहीं निकला है। किसान आंदोलन अपने तरफ अपनी समस्याओं, अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार भी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किसान आंदोलन के बारे में एक काफ़ी संक्षेप में बताने की कोशिश की थी। आज फिर से इस वीडियो में मैं किसान आंदोलन से जुड़े जो किसान बिल है, उस किसान बिल में क्या है और उस बिल के बारे में बड़े ही संक्षेप में बताना चाहूँगा। किसान बिल 2020 जब नरेंद्र मोदी सरकार लाई तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना। कीपिंग दैट इन माइंड, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ब्रॉट द फार्मर्स बिल। नाउ जब फार्मर्स बिल आए तो इस फार्मर्स बिल के मुख्यतः 3 अंश है। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। दूसरा है एग्रीमेंट, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। एंड तीसरा है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। अब मैं आपको तीनों बिलों के बारे में एक एक करके बताता हूँ संक्षेप में कि आखिर इस तीनों बिल में क्या है। और इस तीनों बिल में ऐसा रहने से मुझे तो जहाँ तक समझ है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस बिल में जिससे किसानों को कोई भी समस्या होनी चाहिए आज के दिन में या आने वाले दिन में। पहला बिल जो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। आज के दिन में क्या होती है कि किसान, जैसे ये मेरी खेत है और ये गेहूं की खेती हो रही है इसमें, अब मैं बिहार का किसान इस गेहूं को पंजाब में नहीं बेच सकता हूं। पंजाब का किसान अपने गेहूं को या अपने चावल को बिहार में नहीं बेच सकता है। अगर बेचता है तो उसके बीच में बहुत ही सारे उलझने हैं। फार्मर्स बिल के द्वारा सरकार ने क्या की कि अब कोई भी फार्मर कहीं भी, कहीं से भी, कहीं भी अपने प्रोड्यूस को बाजार में बेच सकता है। और उसका एडवांटेज ये है कि अब उससे मिडिल मैन जो होते हैं, मिडिल मैन पर डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही साथ सिर्फ बेचने का ही स्वच्छंदता नहीं हुआ, साथ ही साथ आपको जो भी मंडी है, जो ई प्लेटफॉर्म है, आप सबके ऊपर बेच सकते हैं एंड सरकार उस पर कोई भी लेवी, कोई भी टैक्स लाने नहीं जा रही है। तो आप मुझे ये बताएं इसमें हानि क्या है। अगर एक किसान, एक बिहार का किसान अपना फल, अपना प्रोडक्ट, अपना उत्पाद एक मेघालय के किसान को बेच सकता है, एक असम के किसान को बेच सकता है, एक गुजरात के किसान को बेच सकता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे समझ से। दूसरा बिल है, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा हल्ला हंगामा इसी के अराउंड है, वो दूसरा बिल है कि सरकार ने अब प्राइवेट फार्म को ये ऑप्शन दिया है कि प्राइवेट फार्म और एक फार्मर्स चाहे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट में इंटर कर सकते हैं। उस एग्रीमेंट के द्वारा प्राइवेट फार्म, लेट्स अज्यूम कि ये खेत है, वो इस पूरे खेत को अपने अंडर में ले लेगी और उस खेत का वो खेती करवाएगी। और जब खेती करवाएगी तो इससे ना ही किसान की ज़मीन का मालिकाना हक ख़त्म हो रहा है, ना ही किसान को कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि कोई इसका विरोध करे। इससे तो और भी अच्छा है कि जब प्राइवेट फार्म आएंगे तो प्राइवेट फार्म के आने से गांव में बहुत ही सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि एक प्राइवेट फार्म ए, मैं कोई प्राइवेट फार्म का नाम लूँगा तो शायद लोग मुझे बोलेंगे कि मैं उनका एजेंट हूँ, तो मुझे एक एग्जांपल का यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कि एक प्राइवेट फार्म ए इस गांव में आती है और यहाँ के किसानों के साथ वो एग्रीमेंट करती है कि भाई मैं 10 एकड़ में मैं आलू की खेती करूँगा। तो ऐसे वो बहुत सारे किसानों के साथ एग्रीमेंट करेंगे। अब ये सोचिए कि वो प्राइवेट फार्म सिर्फ खेती ही नहीं करेगी, वो प्रोडक्शन से लेके, स्टोरेज से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, वो सारा व्यवस्था करेगी इसी गांव में और इसी गांव के इर्द गिर्द लोगों के साथ। जब वो इतने सारी व्यवस्था करेंगी तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, आप खुद ही सोचिए कितने सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और साथ ही साथ किसानों को
अपने आमदनी, किसानों के बच्चे को आमदनी बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। तो इसमें मेरे समझ से कोई हानि नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक कुछ लोग ये बोलते हैं, हाँ, ये किसान की इच्छा है कि वो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में इंटर करना चाहते हैं या न चाहते, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर किसी भी किसान को ये लगता है कि मैं खुद से अच्छे तरीके से खेती कर सकता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग एंड डूइंग एन एग्रीमेंट विथ ए प्राइवेट फार्म, दे आर फ्री। वेयर इज़ दी bondation, or where is the compulsion that you have to have an agreement with a private firm? There is no compulsion, please note it, there is no compulsion. आप कभी भी अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर सकते हैं। आपको अगर प्राइवेट फार्म से कोई भी शिकायत है तो there is a mechanism where you can go, means using which you can go and आप अपने उस जो भी आपका जो शिकायत है उसको आप निपटारा कर सकते हैं। ये पूरा ही पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके द्वारा आप अपने शिकायतों का निपटारा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की विपक्षी पार्टियां क्या हल्ला कर रही हैं, इससे किसानों की ज़मीन की मालिकाना हक छीन जाएगी, उन्हें ये होगा वो होगा, मतलब सभी तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है। इस कानून में जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में कोई नहीं बतला रहा है। भाई, किसी को चाहने के 100 कारण होते हैं तो किसी को ना चाहने के 1000 कारण होते हैं। आप इस कानून की अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दूसरा प्रावधान जो है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ एक जो किसानों की मांग है, एमएसपी। अब एमएसपी, आई थिंक अभी तक आप सभी को पता होगा एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस बिल के द्वारा भी प्राइवेट फार्म जो है वो आपको फसल उत्पाद होने के पहले ही जब आप एग्रीमेंट करते हैं वो आपको बता देगी कि दिस इज द प्राइस विच दे आर गोइंग टू गिव यू। बट किसानों की मांग है कि दे वांट ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर एमएसपी। सरकार बोल रही है कि आज भी मैं एमएसपी दे रहा हूँ, कल भी देते रहूँगा, लेकिन किसान उसे लीगल फ्रेमवर्क मांगना चाह रहे हैं। तो शायद एक ये मुद्दा है जो कि काफ़ी जटिल मुद्दा है। किसानों की मांग है कि एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क का लीगल दर्जा दिया जाए, जबकि सरकार बोल रही है कि मैं तो एमएसपी आज आपको दे रहा हूँ, कल भी दूंगा, परसों भी दूंगा। एमएसपी कहीं से ख़त्म होने नहीं जा रही है फार्मर्स बिल के आने से। ठीक है, सो ये एक मुद्दा है जो थोड़ा सा इस पे समझौता किया जा सकता है। आई थिंक सरकार की अपनी मजबूरियां होंगी कि वो एमएसपी को लीगल दर्जा नहीं दे रही है, और किसानों की अपनी जायज़ मांगे हैं कि वो एक एमएसपी को लीगल दर्जा मानते हैं। शायद एक ये मांग है, लेकिन फिर से एमएसपी का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। आप इस कानून को आने दीजिए, इस कानून को चलने दीजिए, और एमएसपी की मांग आप पैरेलल में जारी रखिए। जिस दिन मुद्दा सरकार एक्सेप्ट कर लेती है उस दिन एमएसपी को भी लीगल दर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर लीगल दर्जा नहीं भी मिला है तो आज के डेट में भी एमएसपी जो जैसे कल मिलता था वैसे ही आज मिल रहा है और परसों भी मिलेगा। सो एमएसपी इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। तीसरा कानून जो है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। पहले जो था कि जो इसेंशियल आइटम है जैसे आलू, प्याज, नमक, इन सब, चावल, दाल, इन सब चीज़ों का स्टोरेज एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी व्यापारी एक स्टोरेज उसका नहीं कर सकता था। और ये कानून थोड़ा जाके देखिए कितना पुराना कानून है, बहुत ही पुराना कानून। इस साल सरकार ने क्या किया कि अब जब ये कानून बना था उस समय हमारे देश में फूड प्रोडक्शन काफ़ी लिमिटेड होती थी। आज के डेट में वी आर सरप्लस। हम फूड प्रोडक्शन जो करते हैं उसमें हम काफ़ी अच्छे से, मतलब प्रोडक्शन इज़ नॉट ए कांस्टेंट। तो सरकार ने क्या किया कि अब ये लिमिट को हटा दिया कि आप स्टोरेज कर सकते हैं। जब आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं आप अपने हिसाब से स्टोरेज कर लीजिए, जब मन चाहे आप बाज़ार में बेच सकते हैं। कुछ लोगों का इस पे शंका है कि इससे क्या होगा। इससे होगा कि भाई जो ज़रूरत की आइटम है उसका सामान बढ़ जाएगी। शायद आपकी आशंका सही हो, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब ये कानून बना था उस समय ये कानून बहुत ही सालों पहले बना था, और उस समय हमारा देश खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। जबकि आज के देश में, हमारे देश में खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है। साथ ही साथ जो हम सरप्लस उगाते हैं, जो हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम उगाते हैं, तो किसानों को तो स्टोरेज की आज़ादी मिलनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, फिर से इस कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर एक ऐसा समय आता है कि प्राइसें बढ़ने लगती है तो फिर से सरकार इस कानून को ला सकती है, और इसी कानून में बेसिकली प्रावधान है कि वो प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है। उनको स्टोरेज का जो आज़ादी रहेगा उस आज़ादी को ख़त्म किया जा सकता है। दे कैन कर्टेल इट। सो 3 कानून हैं
नटसेल में पहला कानून कि किसान अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में कहीं भी बेच सकता है बिना किसी बंदिशे के, बिना किसी लेवी, बिना किसी टैक्स के। पहला एक्ट फार्मर्स बिल का ये है। मुझे बताइए इसमें क्या गलती है। दूसरा जो है कि फार्मर्स कैन इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ ए प्राइवेट फार्म एंड दे कैन प्रोड्यूस। अब इसमें भी कोई हानि नहीं है, किसान की ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी, उनका उत्पाद भी सुरक्षित रहेगा, उनको जो प्राइस चाहिए वो प्राइस भी मिलेगा। अगर किसान को प्राइवेट फार्म के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो दे कैन गो टू द कोर्ट एंड दे कैन रिजॉल्व इट। ये भी प्रावधान है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। तीसरा जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जिसके बारे में मैं खुद बताया, तो मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के दिमाग से तो यही है कि इस फार्मर्स बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए ये विरोध होना चाहिए कि आप ये कानून को वापस ले लो, मैं लाल किला पे चढ़ जाऊंगा, मैं लाल किला पे हमला करूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। देश में अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें, किसान बिल को आने दीजिए। आपकी जो एमएसपी की मांगे है उसको आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन किसान बिल को आने दीजिए। मैं इसी विनती के साथ आप सभी को फिर से धन्यवाद।